हेलो। हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टैटिक जीके का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। उसमें हमने देखा था कि हम स्टैटिक जीके के कोर्स के अंदर क्या क्या कवर करेंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर। ओके, तो आज से हम टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल एम्बलम से, जो कि नेशनल सिंबल्स मैंने आपको बताए थे, काफ़ी टाइप के हैं नेशनल सिंबल्स। उन्हीं में से हम एक नेशनल सिंबल कवर करेंगे आज की क्लास में, वो है नेशनल एम्बलम। वेट, मैं इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। नेशनल एम्बलम, आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो ये नेशनल एम्बलम जो अपने को दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है अपने को। जैसे यहाँ पे क्या है, ये लाइन, लाइन कौन सा, एशियाटिक लाइन। ओके, ये लाइन कितने हैं, एशियाटिक लाइन कितने हैं, ये है तीन तो अपने को दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसे ही एक लाइन इसके पीछे भी है। ओके, तो कितने हैं ये, चार। अब नीचे अपने को ये एनिमल्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे दो इसके पीछे भी हैं। और एनिमल्स के बीच में जो भी मतलब दो एनिमल्स हैं, उनके बीच में उनको सेपरेट किया गया, उसके बीच में एक चक्कर दिखाई दे रहा है अपने को। ये चक्कर कौन सा है, ये है धर्म चक्कर। ठीक है, धर्म चक्कर, या फिर इसको हम अशोक चक्कर भी कह सकते हैं। ओके, अब इस धर्म चक्कर के पीछे भी स्टोरी है। एक तो नेशनल एम्बलम हमने लिया कहां से है, कहां से लिया गया ये, टेकन फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ क्या है भाई, सारनाथ एक जगह का नाम है। कहां पे है ये, नियर वाराणसी, यूपी। ओके, सारनाथ नियर वाराणसी, यूपी। सारनाथ जो है, सारनाथ को एक एक नाम से और भी जाना जाता है। सारनाथ को, सारनाथ को बोलते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि लायन कैपिटल ऑफ अशोक किस किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है सारनाथ को। ठीक है, अब सारनाथ का लिंक एक और चीज से भी है, सारनाथ का लिंक है बुद्धिज्म से। जैसे गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होगी थी, तो उसके बाद उन्होंने पहली बार जो अपना उपदेश दिया था कहीं पे, ठीक है, उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था, वो कहाँ पे दिया था, वो उन्होंने सारनाथ के अंदर ही दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट सरमन या फिर उपदेश ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, पहला उपदेश जब दिया था गौतम बुद्ध ने, उसी के बाद से माना जाता है कि बुद्धिज्म की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्होंने जो भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके आधार पे उन्होंने उपदेश दिया था लोगों को। कहाँ पे दिया था, सारनाथ के अंदर जाके। ठीक है, तो जब उन्होंने उपदेश दिया, उसके बाद लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया, लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए। ठीक है, तो वहीं से मानी जाती है बुद्धिज्म की शुरुआत। और जो बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी ना, जो बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म की शुरुआत हुई है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, धर्म चक्कर प्रावर्तन। ओके, तो जो ये धर्म चक्र प्रावर्तन है ना, इसमें जो ये धर्म चक्कर
धर्म चक्र का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये धर्म चक्र है जो यहाँ पे हम नेशनल एम्बलम में सामने देख रहे हैं। और ये कितने हैं? ये हैं 4 टोटल। इसके चारों तरफ आपको यहाँ पे 4 एनिमल देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने? 4 एनिमल्स। ओके। अभी जो ये 4 एनिमल्स हैं, ये कौन कौन से हैं? एक हॉर्स है, एक एलिफेंट, एक बुल, और एक है इसके अंदर लायन। ऊपर जो 4 दिए गए हैं वो है एशियाटिक लायन, और नीचे है ये नॉर्मल लायन। जो इनको क्या बोला गया कलेक्टिवली, जो ये 4 एनिमल्स है नीचे, इनको बोला क्या गया? इनको बोला गया गार्जियन, गार्जियन ऑफ 4 डायरेक्शंस। ठीक है। गार्जियन क्या होता है? गार्जियन होता है रक्षक कह लो या संरक्षक कह लो, चारों दिशाओं के संरक्षक। ठीक है। इसमें ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि जो अपना भारत देश है उसके जो चारों दिशाओं से उसकी रक्षा का जो सिंबल है वो दिया गया है इसमें, कि चारों तरफ से जो अपने मतलब गार्जियंस हैं वो दिखाए गए हैं, जो 4 एनिमल्स हैं। ठीक है। जो ऊपर एशियाटिक लायन थे, 4 एशियाटिक लायन थे, वो क्या क्या सिंबलाइज करते हैं? वो सिंबलाइज करते हैं, वो दिखाते हैं पावर। पावर मीन शक्ति, करेज यानी साहस। ओके। पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ओके। शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, ये सब दिखाते हैं जो ऊपर 4 एशियाटिक लाइन दिखाए गए हैं। ओके। तो अभी आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि टोटल कितने लाइन्स हैं इसके अंदर? टोटल कितने लाइन्स हो गए अपने? 5। अगर नेशनल एम्बलम में पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं, तो वो है 5। ओके। इसको अब हाईलाइट हाईलाइट कर लेते हैं। ओके। ठीक है। अभी नेशनल एम्बलम से रिलेटेड एक करंट का क्वेश्चन भी है। अभी रिसेंटली कुछ किया गया है, वेट मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ सो दैट अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी इस चीज की। ये आपको सामने इमेज दिख रही है, ये इमेज किस चीज की है? ये पीछे क्या है? ये पीछे जो है ये नेशनल एम्बलम ही है हमारा। ठीक है। अभी जो आपने पीछे कुछ सालों में न्यूज में सुना होगा, नई संसद बनाई गई है अपनी। ठीक है। जो अपनी न्यू पार्लियामेंट है उसके अंदर ये नेशनल एम्बलम बनाया गया है ऐसे। ये नेशनल एम्बलम किस चीज का है? ये किस चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है ब्रोंज। ब्रोंज हिंदी में क्या बोलते हैं अपा? कांस्य। ओके। ब्रोंज मेटल से बना गया है, ये बनाया हुआ है। उसके बाद इसका वेट कितना है? इसका वेट है 9,500 किलोग्राम या फिर केजी। 9,500 किलो इसका वेट रहेगा। उसके बाद इसकी हाइट भी आपको काफी दिख रही है ना, सामने अपने पीएम खड़े हैं, उनसे कितनी ज्यादा हाइट है इसकी? तो इसकी टोटल जो हाइट है, इसकी हाइट है 6.5 मीटर। ओके। किस मटेरियल से बना हुआ है? ये ब्रोंज से। इसका वेट कितना है? 9500 किलो। और इसकी हाइट कितनी है? 6.5 मीटर। और ये जो बनाया गया है, जो नई संसद बनी है अपनी, ये संसद एक प्रोजेक्ट के अंडर बनाई गई है। जो अपनी नई संसद है या फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट और जो उसके आसपास की कुछ बिल्डिंग्स हैं, इनको रीडेवलप किया गया है। रीडेवलप किया गया है किस प्रोजेक्ट के अंडर? इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर अपना ये अपनी पार्लियामेंट बनाई गई है ना दोबारा, और इसके आसपास का जो एरिया है उसको रीडेवलप किया गया है, कुछ बिल्डिंग्स रिनोवेट की गई हैं, कुछ बिल्डिंग्स नई बनाई गई हैं। ठीक है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, अभी इसमें आपने नीचे देखा होगा, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो नेशनल एम्बलम है उसमें सबसे नीचे लिखा गया है कुछ, क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहाँ से आया है? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयते, इसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स। इसका मतलब होता है सत्य की जीत होती है हमेशा। ओके, सत्यमेव जयते। मगर अपने लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है इसका मतलब क्या है, वो कोई भी अंदाजा लगा लेगा इस लाइन का मतलब कि भाई इसका मतलब यही मिलेगा, सत्य की जीत होती है। इससे क्वेश्चन आता है कि ये लिया कहाँ से गया है। हमने आपने जिसने भी बच्चे ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में जो वैदिक पीरियड है उसके अंदर हम वेद पढ़ते हैं, और वेदों के अंदर उसके पार्ट्स देखते हैं आगे, तो वहां पे जाके एक शब्द आता है उपनिषद। ठीक है, टोटल कितने उपनिषद थे? 108। ठीक है, उन 108 में से ही एक उपनिषद है मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। चलो हम यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लेते हैं, जो दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उपनिषद से ही। ओके, तो एक आता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम आपने रिसेंटली देखा होगा, G20 की जो समिट हुई थी उसकी थीम भी थी पीछे वसुधैव कुटुंबकम। वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया एक महादेव उपनिषद। एक उपनिषद का नाम है, जैसे मुंडका उपनिषद है ना, ऐसे ही एक उपनिषद का नाम है महा उपनिषद, वहां से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये कहां से लिया गया है? महा उपनिषद से। ओके, एक आपने सुना होगा अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान है। ठीक है, ये वर्ड काफी यूज होते हैं, अतिथि देवो भव। इसका ये कहां से लिया गया? ये लिया गया तैत्तरीय उपनिषद से। अतिथि देवो भव कहां से लिया गया? तैत्तरीय उपनिषद। अतिथि देवो भव कहां से लिया गया है? तैत्तरीय उपनिषद से। ओके, अभी एक गायत्री मंत्र, बचपन से हम स्कूल्स में बोलते आ रहे हैं ना, मॉर्निंग में प्रेयर्स के टाइम गायत्री मंत्र काफी यूज होता है। यज्ञ वगैरह होते हैं, हवन वगैरह करते हैं, उनमें भी काफी यूज होते हैं। ठीक है, तो गायत्री मंत्र हिंदुइज्म के अंदर काफी इंपॉर्टेंस मानी गई है इसकी। ये कहां से लिया गया है? एक ऋग्वेद, जैसे 4 वेद है ना हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उन्हीं में से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है उसके। मंडल मीन्स चैप्टर्स। जैसे अभी हम कोई भी बुक पढ़ते हैं उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही ऋग्वेद के अंदर चैप्टर्स हैं जो उनको बोला गया मंडल। तो ऋग्वेद के अंदर टोटल है 10 मंडल। उसके जो तीसरे मंडल के अंदर है वहां पे दिया गया गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया हमने? थर्ड मंडल या फिर चैप्टर ऑफ ऋग्वेद। और टोटल कितने मंडल हैं इसके? टोटल 10 मंडल्स। ओके, यहाँ पे अपना नेशनल एम्बलम कंप्लीट होता है। अभी हम कुछ और जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, लाइक नेशनल फ्रूट,
नेशनल बर्ड, हम उनको कवर कर लेते हैं क्विकली, क्योंकि ऐसे ही कंटिन्यू करते चलेंगे। हम एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लेंगे एक वीडियो के अंदर, और फिर एक टॉपिक लेंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है, सो दैट ना तो कंटेंट ज्यादा हैवी हो। अगर कोई बच्चा कंटिन्यू क्लास कर रहा है, लाइक वो डेली एक एक वीडियो कंप्लीट कर रहा है, तो उसको कंटेंट संभालने में भी दिक्कत ना आए। ओके, अभी हम अगला नेशनल सिंबल कवर करेंगे, नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड कौन सा है? नेशनल बर्ड अपना पीकॉक या फिर मोर। ओके, अभी पीकॉक के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसके साइंटिफिक नेम, जैसे जीके में या फिर मतलब जनरल साइंस के पार्ट में कई बार साइंटिफिक नेम्स आ जाते हैं। आप क्या करते हो? आप लिस्ट बना के, लाइक आज तक जो भी आया ना उसकी एक लंबी सी लिस्ट निकालते हो, 100-150 साइंटिफिक नेम्स की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, और वो सब रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हो आप, ठीक है। बट वो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। आई थिंक अपने को स्टेप वाइज चलना चाहिए। जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज आई, जैसे नेशनल बर्ड आ गया, हम इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे पढ़ लेंगे। कहीं पे नेशनल फ्रूट आएगा, वहां पे उसका साइंटिफिक नेम पढ़ लेंगे। ऐसे करते चलेंगे तो अपने लिए काफी इजी प्रोसेस रहेगी ये। ओके, तो पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है पावो क्रिस्टेटस। साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस। ओके, और जो पीकॉक होते हैं ना, पीकॉक दो होते हैं ना, जैसे अपने ह्यूमंस के अंदर जेंडर होता है मेल फीमेल, ऐसे ही पीकॉक के अंदर भी जेंडर होता है मेल और फीमेल। तो जो पीकॉक के अंदर जो मेल होता है ना उसको बोलते हैं पी फोल, और जो फीमेल पीकॉक होती है उसको बोलते हैं पी हैन। ओके, मेल पीकॉक उसको क्या बोलेंगे अपन? पी फोल। और जो फीमेल पीकॉक है उसको क्या बोलेंगे? फीमेल पीकॉक उसको बोलेंगे पी हैन। और इनके बारे में एक और फैक्ट होता है, जो मेल पीकॉक और फीमेल पीकॉक होती है ना, इन दोनों में से ब्यूटीफुल कौन होता है ज्यादा? इन दोनों में से ज्यादा ब्यूटीफुल होता है मेल पीकॉक, पी फोल। ओके, चलो अभी हम अगला नेशनल सिंबल करते हैं आज, नेशनल फ्रूट। ओके, नेशनल फ्रूट कौन सा है? नेशनल फ्रूट अपना मैंगो। ओके, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। मैंगो आपने देखो, मैंगो बहुत अलग अलग वैरायटी के आते हैं। काफी वैरायटी आप देखते हो ना अपने आसपास, जब मैंगो का सीजन आता है तो उसमें कोई लंगड़ा आम, कोई चौसा आम, कोई कुछ ऐसे करके बहुत सारी वैरायटी होती है मैंगोज की, ठीक है। तो मैंगो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे मैंगो का येलो कलर होता है, जो येलो कलर ऑफ मैंगो, वो किस वजह से आता है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है बीटा कैरोटीन। ये जो लिखा है हमने इसको बोलते हैं बीटा, आगे कैरोटीन। बीटा कैरोटीन नाम का एलिमेंट होता है इसके अंदर, मैंगो के अंदर, जिसकी वजह से इसका कलर येलो आता है। ओके, फिर एक बिहार में एक दरभंगा नाम की जगह है, दरभंगा, दरभंगा बिहार आपने काफी सुना होगा, दरभंगा बिहार। वहां पे जो अकबर रूलर होता था ना, हिस्ट्री के अंदर अकबर पढ़ते हैं हम, अकबर ने 1 लाख मैंगो के पेड़ लगवाए थे वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से उस जगह को बोला भी जाता है लकी बाग। ओके,
तो अकबर प्लांटेड अराउंड 1 लाख ट्रीज ऑफ मैंगो इन दरभंगा बिहार। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं लकी बाग। ओके, एक इसी टाइप से, एक सेकेंड, अल्फांसो मैंगो। अल्फांसो मैंगो किसके नाम पे है? ये है एक अल्फांसो दी अल्मीडा, पुर्तगाली गवर्नर होता था ये, ठीक है। इसने जो रत्नागिरी, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के अंदर है रत्नागिरी नाम की जगह, वहां पे इसने काफी पेड़ लगवाए थे ये अल्फांसो मैंगो के। और आज भी हम देखते हैं जो अल्फांसो मैंगो जो किस्म है ये वहीं से आती है, रत्नागिरी महाराष्ट्र से, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टैटिक जीके में ये बन सकता है कि भाई अल्फांसो मैंगो है जो ये कहां से बिलोंग करता है। ओके, तो अल्फांसो मैंगो कहां से? रत्नागिरी महाराष्ट्र। ऑन नेम ऑफ अल्फांसो दी अल्मीडा। था कौन ये? पोर्तुगीज गवर्नर। ओके, एक है केसर मैंगो। केसर मैंगो, केसर मैंगो, ये कहां की किस्म है? ये है जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात, केसर मैंगो जूनागढ़ गुजरात। अकबर ने कहां पे लगवाए थे? दरभंगा बिहार के अंदर, 1 लाख, इसलिए उस जगह क्या बोलते हैं? लकी बाग। अल्फांसो मैंगो कहां का है? रत्नागिरी महाराष्ट्र। और किसके नाम पे? ये अल्फांसो दी अल्मीडा जो पोर्तुगीज गवर्नर था, ठीक है। केसर मैंगो जूनागढ़ गुजरात। अब एक और है बगनपल्ली मैंगो। बगनपल्ली, ठीक है, ये है बगनपल्ली मैंगो। ये कहां से है? ये है आंध्र प्रदेश। ओके, बगनपल्ली मैंगो ये कहां की किस्म है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। चलो आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मैंगो की बात हुई तो फ्रूट्स, जो फ्रूट्स को पकाते हैं, फ्रूट्स कैसे पकता है? आम, कच्चा आम भी होता है और एक पक्का पका हुआ आम भी होता है। तो इनके बीच में मतलब ये डिफरेंस आता है, जो कच्चा आम पक जाता है वो क्यों पकता है? उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना। तो पकने को इंग्लिश में बोलते हैं राइपनिंग। राइपनिंग होना, किसी भी फ्रूट, अगर कोई फ्रूट पक गया तो उसको बोलते हैं राइपनिंग इंग्लिश में, ठीक है। तो राइपनिंग दो तरीके से होती है, एक तो नेचुरल, नेचुरल राइपनिंग, एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है मैन मेड, ठीक है। और नेचुरल होता है प्राकृतिक, ठीक है। नेचुरल राइपनिंग के पीछे जो रीजन होता है वो होता है इथाइलिन। इथाइलिन नाम का कंपाउंड होता है, ठीक है, इथाइलिन, जिसकी वजह से नेचुरल राइपनिंग होती है। और जो आर्टिफिशियल राइपनिंग है वो किस वजह से होती है? वो होते कैल्शियम कार्बाइड। ये कंपाउंड्स हैं दोनों ही, इथाइलिन भी कंपाउंड है, और जैसे हम पढ़ते हैं ना एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, उसी टाइप से ये कंपाउंड्स हैं। नेचुरल राइपनिंग किस कंपाउंड की वजह से होती है? इथाइलिन। इथाइलिन नाम का कुछ है, ये याद रखो बस आप सिंपली, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल राइपनिंग किस वजह से होती है? कैल्शियम कार्बाइड की वजह से। बट जो ये आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है ना, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि फ्रूट को
पेड़ पे पकाने के बजाय कच्चे फ्रूट को तोड़ लिया जाता है और उसको फिर आर्टिफिशियली पकाया जाता है, वो इसकी हेल्प से पकाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। और इसके बारे में एक खतरनाक फैक्ट ये है कि ये जो कंपाउंड है ये है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक। अब ये कार्सिनोजेनिक क्या है? कार्सिनोजेनिक होता है जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ओके, ये केमिकल है जो कैंसर करता है, कैंसर कोजिंग केमिकल। कार्सिनोजेनिक किसको बोलते हैं वर्ड को? जो कैंसर कोजिंग केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। ठीक है, फ्रूट्स की राइपनिंग नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों कर लिए हमने कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड एक मैंगो के बारे में, मैंगो के अंदर क्या क्या कौन कौन से विटामिन होते हैं? मैंगो होता है रिच सोर्स, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं इसके अंदर, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, और इसके अंदर फाइबर काफी होता है, फाइबर, और कुछ मिनरल्स, खनिज वो भी होते हैं इसके अंदर। तो मैंगो के अंदर सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे हमने कैंसर पढ़ा है, कैंसर से रिलेटेड कुछ टर्म्स वगैरह पढ़ी है। तो एक और इम्पोर्टेंट की पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे, कैंसर डे कब आता है? ठीक है, कैंसर डे, इंपॉर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं ना आपसे एग्जाम में, तो यहाँ पे ये वही है कैंसर डे। अब जैसे ह्यूमन राइट्स डे, इन्वायरमेंट डे, इस टाइप के काफी डेज हैं जो मतलब आपसे पूछे जाते हैं। तो कैंसर डे कौन सा है? कैंसर डे, कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है, चलो यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या कवर किया है? नेशनल सिंबल्स के अंदर नेशनल एम्बलम, उसके बाद हमने किया नेशनल बर्ड, उसके बाद किया हमने नेशनल फ्रूट, और नेशनल फ्रूट को पढ़ते हुए हमने मैंगो से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो कवर किए। ठीक है, मैंगो के बाद फिर हमने अपना राइपनिंग प्रोसेस समझी, नेचुरल राइपनिंग किस केमिकल की वजह से होती है और आर्टिफिशियल राइपनिंग किस केमिकल की वजह से होती है। और जो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है वो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है। ठीक है, और कार्सिनोजेनिक क्या होता है? जो कैंसर कोज करते हैं। और कैंसर डे होता है 4 फरवरी को। ओके, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।